नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस में भड़की चिंगारी। करण महारा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बताया गंदगी, कहा पार्टी को जल्द करे साफ। उत्तराखंड में फिर गूंजने लगी भू कानून बनाने की मांग। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी प्रवक्ता का मिला समर्थन। हल्द्वानी में लोगों को सीवरेज की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा। 34 करोड़ की लागत से बन रहा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। 28 MLD पानी की क्षमता वाला होगा ये प्लांट। और देश के साथ उत्तराखंड के लिए भी गौरवान्वित पल। THDC के PCP प्लांट में स्थापित भारत की पहली रनर संस्था का दावा, दिसंबर तक तैयार होगा पूरा प्रोजेक्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन कृषि के गुर सीखने के लिए उत्तराखंड का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में विदेश दौरे पर जा रहा है, जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कई फैसले ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड का विदेश दौरे पर जा रहा है, वो भी जैविक खेती के गुर सीखने के लिए, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ 5 अधिकारियों के साथ भाजपा के 4 विधायक और 2 कांग्रेस के विधायक भी विदेश भ्रमण पर जाने वाले हैं। इनमें बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया, रेणु बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज तिवारी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी जैविक खेती के गुर सीखने के लिए विदेश दौरे पर जाने को लेकर सवाल खड़े किए। तो कांग्रेस विधायकों को भी प्रतिनिधिमंडल में ले जाकर खुश करने के सवाल पर गणेश गोदियाल का कहना है कि एक परंपरा है कि जब भी कोई विदेश दौरा होता है तो विपक्ष के विधायकों को साथ में ले जाया जाता है। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है, और ये बात उनकी करनी और कथनी में फ़र्क दर्शाती है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम खर्चों में कटौती करेंगे, और दूसरा भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल सरकार का विदेश में जैविक खेती के गुर सीखने जा रहा है। क्या हमारे देश में जैविक खेती के विशेषज्ञ नहीं है? क्या इस प्रदेश में जैविक खेती के विशेषज्ञ नहीं है? लेकिन सरकार को करना कुछ है, कहना कुछ है, और ये इसी बात का प्रमाण आपके सामने। विदेश दौरे को लेकर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया और जर्मन में एक कंपनी के साथ जैविक खेती को लेकर अनुबंध भी किया जाना है। तो वहीं एग्रीकल्चर को लेकर एक प्रदर्शनी भी हर साल लगती है, जिसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं। देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। एक जैविक में एक कंपनी के साथ, जर्मन कंपनी के साथ हमारा अनुबंध जर्मनी में होना है, और हर वर्ष इसी माह एक पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर का एक मेला वहां पर लगता है, जिसमें सभी देशों के डेलीगेशन वहां पर आते हैं, और उसका अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी, जिसमें हमारे 6 अन्य विधायक हैं और 5 अधिकारी हम लोग जा रहे हैं, और जो वहां पर सीखेंगे उसका यहाँ पर लाभ लेंगे, और जैविक खेती के अंदर उत्तराखंड को सशक्त करना ये हमारा संकल्प है। कुल मिलाकर देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब कोई प्रतिनिधिमंडल किसी मंत्री के नेतृत्व में विदेश दौरे पर जा रहा हो और उस पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी उत्तराखंड में कई बार मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरों पर सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन इस समय ये सवाल तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ सरकारी खर्चे में कटौती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी खर्चे पर मंत्री, सत्ता पक्ष के कुछ विधायक और विपक्ष के कुछ विधायकों के साथ अधिकारी विदेश दौरे पर जा रहे हों, वो भी जैविक खेती के गुर सीखने के लिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष गंगवाल की रिपोर्ट।
पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर जहां एक तरफ भाजपा खुश नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से गुटबाजी का शिकार होती दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि जो गंदगी में जाना चाहते हैं वो जल्दी से पार्टी को साफ करें। उनका शब्द शरण बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि वो वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उन्होंने बात कही तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए और वहाँ शरण में पड़े हुए हैं, वो अपना कुनबा बढ़ाना चाह रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि गंदगी दूर हो और जो भी रहें कांग्रेस में, वो प्योर कांग्रेसमैन रहें, जिनको कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जो लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको कांग्रेस में रहना चाहिए। हम अपना कुनबा बढ़ा लेंगे, केवल किसी के जाने आने से परिवार खत्म नहीं होते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को उत्तराखंड एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UKSSSC द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मुकदमे दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद एसटीएफ ने 2 दिन में ही इस मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पहले से ही ये जो आरोपी है वो पेपर को लीक कर दिया करते थे। इसके साथ ही एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 37 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी जो है वो अभ्यर्थी भी बताए जा रहे हैं। दोनों ने मिलीभगत से परीक्षा भी पास की थी। इनके साथ ही जो है सचिवालय और विधानसभा के गार्ड परीक्षा में भी पेपर लीक किया गया था। गौरव नेगी, वो भी किच्चा में एक प्राइवेट स्कूल में जो है सोशल साइंस स्टडीज़ का जो है वो पढ़ाता है और एसएससी जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी के लिए भी बच्चों को तैयारी करता है। उनका मतलब साल करके ये लोग क्या करते हैं कि परीक्षा का पहले दिन जो है ये सारे बच्चे को जो है रामनगर में ये एक रिसोर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर, उसमें सही आंसर क्या है। फिर सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है इनको छोड़ने के बाद जो है बच्चा जो है वो काम करके जो है और उसमें कार्रवाई करते हुए ये परीक्षा लेके बाहर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच और सहयोगी संगठनों ने देहरादून के गांधी पार्क पर भू कानून लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी ने सरकार से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग की। इसके साथ ही 2018 का भू कानून निरस्त करने की भी बात कही। वहीं भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को उन्होंने जायज बताया है। हम एक तो 2018 का माननीय त्रिवेंद्र जी ने जो कानून बनाया था भू कानून का, वो रद्द किया जाए, तत्काल उसको रद्द किया जाए और हिमाचल की तर्ज पे हम लोग जो है जो हमारा भू कानून है उसको यहाँ तैयार किया जाए ताकि हमारे हक हकूक और मूल निवास नीति यहाँ पे लागू किया जाए। उसको लेके आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं और अभी आगामी 7 अगस्त को आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच सभी सामाजिक संगठनों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय फिर उसमें भी कूच करेगा। भू कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी ज़मीनें बचा पाएंगे, अपने खेत खलिहान जनता को बचा पाएंगे। इसलिए डिमांड जेन्युइन है, गवर्नमेंट के संज्ञान में लाके एक पुल बनकर ब्रिज बनने का काम मैं करूंगा। और मैंने यहाँ सभी लोगों के सम्मुख ये कहा है कि 15 अगस्त से पहले भू कानून संयुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी या सरकार के किसी सीनियर मिनिस्टर से अपनी बात रखे, उनको समय मिले, प्रत्यावेदन दे और उनको कन्विंस और समझाने का प्रयास। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा आज कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि आने वाले 3 महीने के लिए युवा कांग्रेस ने कार्य योजना तैयार की है कि किस तरह से युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध करेंगे। सुमित्र भुल्लर ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, जिस बैठक में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आने वाले 2-3 महीनों की हमने कार्य योजना 3 महीने की तैयार करी है कि किस प्रकार युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। आप जानते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। हमने हाल में हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मामले में भी हमने सचिवालय का घेराव किया था। उस प्रकरण में भी हम चाहते हैं कि सरकार जल्द कार्रवाई करे। पुलिस की भर्ती को लेकर के
पुलिस पहले जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनती थी उस पूरे फॉर्मूले को चेंज करके स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। वहीं प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ने कई डॉक्टरों के साथ फार्मासिस्ट की ड्यूटी यात्रा पड़ाव पर लगाई है, जिस पर उत्तराखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री चंद्रमोहन राणा का कहना है कि सुगम स्थानों में तैनात फार्मासिस्ट चारधाम यात्रा पर ड्यूटी देने से बचते हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्र में तैनात लोगों की ही ड्यूटी यात्रा मार्गों पर लगा दी जाती है, लेकिन कभी उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर टीए या डीए नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसा है, ट्रांसफर बचते नहीं हैं, लेकिन चारधाम ड्यूटी की जहाँ तक बात है, पहले मैं चारधाम ड्यूटी पे कहूँगा। दुर्गम में जो लड़के दुर्गम में सेवाएं दे रहे हैं वो तो लगातार चारधाम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हर बार ड्यूटी करने सुगम वाले बचते हैं कि सुगम वाले वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। दुर्गम में ड्यूटी हर साल हम देखते आ रहे हैं, जब से क्या नाम आपदा है उस बार हर बार फार्मेसिस्ट ड्यूटी पर लगातार जा रहे हैं, लेकिन अधिकतम फार्मासिस्ट दुर्गम से जा रहे हैं, सुगम के बहुत कम लोग जा रहे हैं। इसमें सरकार को चाहिए कि जो लोग दुर्गम से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे एक बार एक फार्मासिस्ट वहाँ एक्सपायर हो गया था। अक्सर क्या होता है कि वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो है, दिक्कत होती है, लोग मेडिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो लोग जाते हैं सरकार उनको बेनिफिट नहीं देती है। अब चाहिए सरकार को उनकी दुर्गम सेवाएँ काउंट की करे, उनको बेनिफिट दे। समय पर TADA नहीं मिलता है, अगर समय पर TADA मिलता है तो हर लोग जाते हैं उसमें। वहीं हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला ये प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रोतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा। 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल को बढ़ाएगा। वक्त के साथ भारत रोज एक नए आयाम को हासिल कर रहा है। नई तकनीक को अपनाने और विकसित करने में भारत कोई कमी नहीं छोड़ रहा है और यही वजह है कि हमारी कार्यदायी संस्थाओं को कामयाबी भी मिल रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तराखंड के टिहरी में मौजूद THDC डैम परियोजना में फ्रांस से लाई गई रनर THDC के निर्माणाधीन परियोजना पंप स्टोरेज प्लांट में स्थापित की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत दुनिया में हर फील्ड में एक नया आयाम हासिल कर रहा है। नई तकनीक को अपनाने की कोशिश में अब तक कई सफलता भी देश को मिली हैं और इन्हीं कामयाबी में एक और कदम उत्तराखंड के टिहरी में मौजूद THDC डैम में निर्माणाधीन परियोजना PSP यानी कि पंप स्टोरेज प्लांट ने आगे बढ़ाया है। THDCIL के कार्यकारी निदेशक और PSP योजना के प्रमुख LP जोशी ने बताया कि टिहरी PSP परियोजना में 250 मेगावाट की 4 टरबाइन हैं, जो 1000 मेगावाट की हैं। संस्था ने PSP प्लांट में 250 मेगावाट की पहली टरबाइन के रनर की स्थापना का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि फ्रांस से आई ये रनर भारत की पहली रनर है और दुनिया की तीसरी। हालांकि THDC को PSP प्रोजेक्ट को साल 2016 में पूरा होना था, लेकिन स्थानीय दिक्कत और तकनीकी समस्या के चलते काम पूरा नहीं हो सका। वहीं अब THDC का मानना है कि परियोजना से जुड़ा काम इस साल दिसंबर महीने में पूरा हो जाएगा और इसी महीने से बिजली का उत्पादन भी शुरू होगा। प्लांट है ये टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का एक कंपोनेंट है, जिससे कि हम 4 मशीनें 250 मेगावाट की ये जो मशीनें हैं ये हिंदुस्तान में पहली मशीन लग रही है जो कि वेरिएबल स्पीड पे है। इसकी स्पीड हर हेड पे अलग हो जाती है ताकि इस जो मशीन की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सकें। सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रोजेक्ट THDC के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना से जहां THDC बिजली उत्पादन में अच्छी आय अर्जित होगी, तो वहीं उस आय की 2% धनराशि THDC सामाजिक दायित्व मद से बांध प्रभावित इलाकों के विकास में खर्च होगी। इससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा, वहीं देश की ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा किया जा सकेगा।
रफ्तार मीडिया के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट। वहीं उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने गुल्लर भोज जलाशय में जल क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अगस्त से राष्ट्रीय लेवल की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के 28 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों को हर संभव की सुविधा मिल सके, इसके उन्होंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पे एक कैंप चल रहा है हमारा स्पोर्ट्स का, और अगस्त में नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे होने वाली है। तो एक टीम का और जो बच्चे हैं उनका मोटिवेशन करने के लिए, और जो नेशनल इवेंट है उसकी तैयारियों को देखते हुए इंस्पेक्शन किया गया है, और जो चीज़ें इवेंट के लिए करनी है उसका हम प्लान करेंगे कि टाइमली कंप्लीट हो जाए और एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे हो। देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो नेशनल कैनो स्प्रिंट है, मेन विमेन का, सीनियर का, वो यहाँ हो रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये होने जा रही है कि जहाँ आपके बौर जलाशय में ये चैंपियनशिप हो रही है, यहीं पे राष्ट्रीय खेलों का चयन भी होना है। पूरे प्रदेश की जो टीमें आएंगी जो यहाँ क्वालिफाई करेंगे, वो राष्ट्रीय टीम में, राष्ट्रीय खेल में गुजरात में होने वाला जो सितंबर में, तो उसमें प्रतिभाग करेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बौर जलाशय गुल्लर भोज के लिए है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से आयोजन होते रहे तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से बहुत विकसित हो जाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे मेरे साथ। वही खटीमा तहसील प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो बाढ़ चौकियां बनाई गई है उन पर ताले लटके हुए हैं। कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। मानसून की पहली बारिश से क्षेत्र में भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली और लगातार 2 दिनों तक जलभराव की स्थिति जो की तो बनी रही, लेकिन प्रशासन अभी भी सजग नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में जब उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन बाढ़ चौकियों पर कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए उन पर जांच कराई जाएगी और कार्रवाई भी होगी। हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, जितनी हमारे यहाँ बाढ़ चौकी आपदा के दृष्टि बनाई गई है। अब वो कर्मचारी वहाँ नहीं रह रहा और अपनी ड्यूटी से नदारत है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज ही मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ कि कौन से बाढ़ चौकियाँ जिसमें कर्मचारी लोग नहीं आ रहे, जबकि उनकी ड्यूटी वहाँ पर। उधर नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के ओडाखान गांव में रहने वाली 54 साल की कमला नेघी पुरुष और महिलाओं के लिए मिसाल कायम कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 15 साल से कमला छोटे वाहनों के अलावा बड़े से बड़े वाहनों के पंचर जोड़ने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, कल पुर्जों की मरम्मत करना भी कमला नेघी बखूबी जानती है। लोग दूर दूर से उनके पास गाड़ी सर्विस कराने के लिए आते हैं। क्षेत्र में कमला नेघी को टायर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। कमला नेघी है, मैं ग्राम दाड़ीमा ओडाखान में रहती हूँ और ब्लॉक रामगढ़ और जिला नैनीताल हुआ। और मैं आज मेरे को वैसे हो गए 20 साल, लेकिन हल्का मैं शुरू से करती थी, लेकिन आज मुझे जो भी आप लोग देखेंगे तो मेरा काम आपको यकीन होगा कि हाँ, ये महिला ऐसा काम करती है। वहीं लोहाघाट में छात्रों ने लाइब्रेरी से जुड़ी समस्या पर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी को ज्ञापन भेजा है। छात्रों की समस्या को जानने के बाद डीएम के आदेश पर सीडीओ आरएस रावत के साथ पीडी विम्मा जोशी ने लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के साथ ही छात्रों से भी बातचीत की है। सीडीओ को छात्रों ने कई पुस्तकों को बढ़ाने और पानी की व्यवस्था करने के साथ ही लाइब्रेरी के समय को बढ़ाने की भी मांग की है। हम यही कोशिश करते हैं कि जो हम न बन पाए वो बच्चे बन पाए। हम लोगों का जो करियर था, हम तो वहीं पे लगभग रह चुके हैं सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं आगे के, वो हमसे अच्छी नौकरी करें। नौकरी नहीं है, तमाम अपने सेल्फ व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जाए, यहाँ पे अच्छी से अच्छी पुस्तकें आएँ। और बच्चों से भी हमारी अपील रहेगी कि बच्चे हिम्मत ना हारें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और चाहे एक सीट हो ये मान के चले कि मेरी सीट है। क्या कोई सरकारी मुलाजिम सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन कर सकता है? शायद नहीं कर सकता, क्योंकि उस मुलाजिम के ऊपर भी कई अधिकारी जनता की फरियाद को सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन किच्छा में अधिकारी को मालूम ही नहीं कि क्षेत्र के दफ्तर में आखिर चल क्या रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पात्र को हाँ पात्र को ना मुहिम के तहत
राशन कार्ड सरेंडर होने के एवज में पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आवेदकों को जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आपूर्ति विभाग दे चुका है। लेकिन जिस दफ्तर में सरकारी मुलाजिम को आवेदक अपने दस्तावेज दे रहे हैं, वहां अलग ही नजारा है। यहाँ सरकारी मुलाजिम ने बिना किसी की परमिशन लिए सहायक को दस्तावेज जांचने के लिए बिठाया है। शायद हमारे कहे शब्द और इस वीडियो पर आप यकीन ना करें, तो इसलिए आपको मुलाजिम के कहे शब्द ही सुना देते हैं। हमारे पास जो कोटा है ना, वर्तमान में हमें जो भारत सरकार से मिला है तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिक्स मिला हुआ है। हम उस कोटे से कोई छेड़खानी हमें नहीं कर सकते। जितना हमारा कोटा है उसके अकॉर्डिंग हम राशन कार्ड बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि जो कैपिंग रहती है हमारी, उससे ज़्यादा हमारा सिस्टम नहीं लेता है। वर्तमान में हमारे कुछ राशन कार्ड पात्र में कटे थे और उसकी जगह में हमारे राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं अभी, और कुछ अभी हमारा नगर पालिका से अभी सर्वे चल रहा है। कुछ वहाँ से राशन कार्ड कुछ गरीब लोगों के आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोटा कम है और बनने वाले ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं अभी वर्तमान में। इस मामले में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मामले पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा। साथ ही कौस्तुभ मिश्रा एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड का आवेदन कर रहे लोगों को आश्वस्त करते नजर आए। एसडीएम का कहना है कि आवेदकों के आवेदन के बाद कोशिश रहेगी कि सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ मिले। सबसे पहले तो इसमें जांच इंक्वायरी सेटअप कर दी गई। कौन सा व्यक्ति, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है, इसमें काम हो रहा है, इसमें इनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से काम कर रहे हैं। जहाँ तक विषय है बीपीएल का, तो जो सर्वेक्षण हुए थे जिसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसके बाद उसके सत्यापन पर कार्रवाई की जा रही है। निर्देशित किया गया कि 1 सप्ताह के भीतर समस्त सत्यापन पूरा करके तहसील से उसको जो है वेरीफाई करना। जहां एसडीएम पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का आरोप है कि वे मुफ्त योजना का लाभ उठाने के लिए आपूर्ति दफ्तर के पिछले कई सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाया। 12 महीने हो गए हमें जमा करे पे। अब जब आते हैं तो जब कह देते हैं कि बन जाएगा, अगले महीना हम आएगा, पिछले महीना हम ऐसे कह देते हैं। अच्छा। 7 किलो गल्ला मिलता है हमें, वो भी 15 किलो चावल देते हैं 15 रुपए किलो। बताओ 6-7 जने खाने वाले क्या होता है, गल्ला आदमी कमाने वाला है हमारा। अब देखना ये होगा कि सरकारी मुलाजिम के सहायक पर स्पष्टीकरण के साथ ही पात्र लोगों के राशन कार्ड पर दिया गया आश्वासन कब पूरा होता है। किच्छा से रफ्तार मीडिया के लिए यासीन की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य की खूबसूरती और यहाँ की प्रकृति फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से फिल्म निर्माताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और यही वजह है कि प्रदेश में लगातार फिल्मों की शूटिंग के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर जब से उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई है, तब से फिल्मों का निर्माण लगातार बढ़ा है। लेकिन प्रदेश को फिल्म नीति लागू करने से कितना फायदा हुआ और राजस्व के रूप में इसका क्या लाभ मिल रहा है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पहली बार 2015 में फिल्म नीति लागू की गई थी, जिसके बाद से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज फिल्म निर्माताओं में इतना बढ़ने लगा कि हर साल उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के आंकड़े बढ़ने लगे थे। 2015 में पहली बार फिल्म नीति बनी थी, जिसे 2019 में संशोधित किया गया, जिसके बाद राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए शुल्क खत्म कर दिया गया था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 के बाद से फिल्मों की शूटिंग का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 2015 से 2021 तक राज्य में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है। 2015 में 18 फिल्मों की शूटिंग की गई, 2016 में 37 फिल्मों की शूटिंग हुई, 2017 में 50 फिल्मों की शूटिंग की गई, 2018 में 80 फिल्मों की शूटिंग हुई, 2019 में 142 फिल्मों की शूटिंग की गई, वहीं 2020 में 193 फिल्मों की शूटिंग की गई और 2021 में 217 फिल्मों की शूटिंग हुई। और इन सभी फिल्मों में फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और गानों की शूटिंग सभी कुछ शामिल है। वहीं अगर बात 2022 की करें तो 2022 में अभी तक 98 फिल्मों की परमिशन फिल्म विकास परिषद द्वारा दे दी गई है।
फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी KS चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को लेकर 100 करोड़ रुपए तक का खर्च किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश को 18% GST का लाभ भी मिल रहा है। हमने जो एक डेटा निकाला था एक वर्ष में कि कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, तो जो औसतन है लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में ही हो रहा है। और वो इन्वेस्टमेंट होटेलियर्स में या कैटरिंग में या यहाँ के लोकल कलाकारों में और भी जो फिल्म से रिलेटेड कार्य होते हैं उत्तराखंड में, उसमें वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वो उसमें उत्तराखंड सरकार के राजस्व बढ़ने के साथ साथ ही लोकल को भी इसमें रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। उत्तराखंड का नाम आज फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रीय स्तर पर खूब जा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड को 2017 और 2018 में जहां मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिल चुका है, तो वहीं 2020 में बेस्ट फिल्म टूरिज्म का अवार्ड भी मिला है। निश्चित रूप से, चूंकि यदि मैं कहूँ कि 2017 में उत्तराखंड को 3rd प्राइज मिला था बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में, और 2018 में सर्वोत्तम फिल्म डेस्टिनेशन में बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन स्टेट का प्राइज उत्तराखंड राज्य को मिला, और फिर 2020 में बेस्ट टूरिस्ट फिल्म डेस्टिनेशन का प्राइज उत्तराखंड को भारत सरकार से मिला है। तो इन पुरस्कार मिलने से साफ जाहिर है कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का जो ग्राफ बढ़ा है वो राज्य हित में बहुत ही लाभदायक है। उत्तराखंड में फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, गानों की शूटिंग के लिहाज से बेहतरीन लोकेशन होने के कारण उत्तराखंड फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। और यही वजह है कि अब उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाए जाने की भी मांग उठने लगी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फिल्म सिटी के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस में भड़की चिंगारी। करण महारा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बताया गंदगी, कहा पार्टी को जल्द करे साफ। उत्तराखंड में फिर गूंजने लगी भू कानून बनाने की मांग। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी प्रवक्ता का मिला समर्थन। हल्द्वानी में लोगों को सीवरेज की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा। 34 करोड़ की लागत से बन रहा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। 28 MLD पानी की क्षमता वाला होगा ये प्लांट। और देश के साथ उत्तराखंड के लिए भी गौरवान्वित पल। THDC के PCP प्लांट में स्थापित भारत की पहली रनर संस्था का दावा, दिसंबर तक तैयार होगा पूरा प्रोजेक्ट।